दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागर फिर से हाजिर हूं MCQ सीरीज के पार्ट 9 में। दोस्तों MCQ सीरीज जैसा कि आपको पता है मैं 2500 प्रश्नों की MCQ सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें पार्ट 8 अर्थात 200 प्रश्न कवर करा चुका हूं। आज की जो क्लास है वो भी बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें एक तो हमारा टॉपिक रहेगा DPSP और कुछ रहेंगे विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। सेकंड ग्रेड 2022 में जो दिसंबर 22 में एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन पूर्ण योग्यता के साथ, दूसरा है निष्ठापूर्वक और तीसरा है श्रद्धापूर्वक। ऑप्शन डी है पूर्ण निष्ठा के साथ। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, ऐसा प्रतीत होगा कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन दोस्तों ये जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा श्रद्धापूर्वक। जब भी आप राष्ट्रपति की शपथ पढ़ोगे तो राष्ट्रपति की शपथ में शब्द आता है श्रद्धापूर्वक। क्या आता है? श्रद्धापूर्वक। शपथ की अगर हम बात करें तो आपको पता है जब हमने अनुसूची पढ़ी थी तो अनुसूची 3 में, किसमें? अनुसूची 3 में पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान है ना। जो शपथ का प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है, जिसमें जो सांसद हैं MP, जब वो उम्मीदवार होंगे तो उनकी शपथ, जब MP चुन लिया जाएगा निर्वाचित होने के बाद तो शपथ ली जाएगी, वो अलग शपथ होगी, उस शपथ का प्रावधान भी है। अगर जो भी कोई सांसद सदस्य है उसको मंत्री बना दें तो मंत्री पद की शपथ लेगा अनुसूची 3 के तहत। बात करें सुप्रीम कोर्ट के जज की, किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में है। और महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कैग की शपथ का प्रावधान भी अनुसूची 3 में मिलता है। ये तो है संघ सरकार के अर्थात केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। बात करें अनुसूची 3 में राज्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी शपथ का प्रावधान है। तो सबसे पहले आप देखेंगे MLA अर्थात विधायक। जब विधायक उम्मीदवार की शपथ लेगा तो अनुसूची 3 के तहत, अगर ये जो विधायक है ये निर्वाचन के बाद निर्वाचित हो जाएगा तब शपथ लेगा अनुसूची 3 के तहत, और मंत्री बनेगा तब भी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेगा। ये तो 3 शपथ। और एक अन्य जो है वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान भी भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में मिलता है। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रपति की शपथ, और राष्ट्रपति की शपथ दोस्तों अनुच्छेद 60 में है, ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। बात करें और कौन कौन है जिनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं है। उपराष्ट्रपति, जिसको अनुच्छेद 69 के तहत शपथ। और बात करें दोस्तों राज्यपाल, तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। ये 3 पदाधिकारी हैं, इनकी शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है, अलग अलग अनुच्छेदों में है। तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति, और अनुच्छेद 159 में है राज्यपाल की शपथ का प्रावधान। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देख लें। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4। बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में है संघ व राज्य क्षेत्रों का वर्णन, जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में है नागरिकता संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 5 से लेकर
11 तक। भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन, मूल अधिकारों का वर्णन, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और बात करें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों की, तो दोस्तों भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 52 इन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक चेक हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर या सुविधा पर निर्भर करता है, सुविधा पर छोड़ दिया जाता है। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को एक चेक की संज्ञा किस विद्वान या किस विचारक ने दी है? ऑप्शन नंबर ए के.टी. साहा, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कृष्णास्वामी अय्यर, ऑप्शन डी ठाकुरदास भार्गव। तो दोस्तों के.टी. साहा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। के.टी. साहा ने डीपीएसपी को एक ऐसे चेक की संज्ञा दी है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा या इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात ये बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? पहला जो प्रश्न था उसमें तो भाग पूछा था, और पूछा गया है दोस्तों कौन से अनुच्छेदों में डीपीएसपी का वर्णन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 1 से 4, ऑप्शन नंबर बी 5 से 11, ऑप्शन नंबर सी 12 से 35, ऑप्शन नंबर सी 36 से लेकर 51, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। बात करें अनुच्छेद 1 से 4 की, संघ व राज्य क्षेत्र, बात करें अनुच्छेद 5 से 11 की, नागरिकता, और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में वर्णित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के पीछे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो आपको चारों के चारों सही प्रतीत होते दिख रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के लिए भारतीय संविधान में जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने डीपीएसपी को शामिल किया है। यूं तो गांधीवादी प्रजातंत्र भी है, जब आप देखोगे 36 से लेकर 51 तक तो उसमें उदारवादी भी है, गांधीवादी भी है। आर्थिक प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करना ये भी ऑप्शन है, लेकिन सबसे राइट जो इसका ऑप्शन सही होगा वो होगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों में कौन से अनुच्छेदों में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 39, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 41, ऑप्शन नंबर डी 42। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों ये है अनुच्छेद 40 में। बात करें अनुच्छेद 39 की, तो अनुच्छेद 39 में मिलेंगी राज्य की कुछ नीतियों का वर्णन है। राज्य की अनुकरणीय नीतियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है, कुछ दशाओं में काम है, कुछ दशाओं में काम है, शिक्षा है और लोक सहायता, इससे संबंधित जो प्रावधान है ये मिलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में। 42 की बात करें तो कुछ न्याय संगत दशाओं का वर्णन है अनुच्छेद 42 में। इस प्रश्न में क्या पूछा है?
इस प्रश्न में पूछा है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान, तो ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान मिलेगा दोस्तों अनुच्छेद 40 में। गांधीवादी विचारों को दर्शाता है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न देख लें, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है ना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में, या मूल कर्तव्य में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पता है राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। क्या है? कल्याणकारी संस्था है जो अपने नागरिकों के कल्याण की संरक्षण प्रदान करेगा। ये है नीति निर्देशक तत्वों में, है ना दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी एग्जामों में पूछा भी गया है। जब मैंने संविधान के स्रोत आपको पढ़ाए थे तो स्रोत पढ़ाते समय हर देश से जो जो प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं उनको लेकर डिटेल में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पूछा गया है कि जो डीपीएसपी हैं वो भारतीय संविधान में कौन से देश से लिए हैं हमने। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। आयरलैंड से हमने भारत के संविधान में डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सबसे पहले तो आपको मूल अधिकार याद रखने हैं कि मौलिक अधिकार कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से। न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी प्रावधान है जिसमें आप पढ़ोगे स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन और जो जजों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का पद है, प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग हैं, ये सब प्रावधान अमेरिका से लिए। ब्रिटेन में आपको याद रखना है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, रिट जारी करने की जो शक्ति है अनुच्छेद 32 के तहत, ये भी हमने कहां से ले ली दोस्तों? ब्रिटेन से ले ली। आयरलैंड का हमने बताया डीपीएसपी। ऑस्ट्रेलिया से हमने ले ली प्रस्तावना अर्थात प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो हमने ले ली ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सेकंड गेट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से हैं? अधिकतम जो सदस्य संख्या है, क्या है? अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की, है ना, वो कितनी है दोस्तों? 552 यही थी। अब 550, क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियन थे वो एंग्लो इंडियन भारतीय संविधान के 104वां अमेंडमेंट होगा, संविधान संशोधन होगा, और इसके द्वारा अब दो एंग्लो इंडियंस को जो मनोनीत करने की जो प्रणाली थी राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, वो अब समाप्त कर दी गई है। बात करें 543 की, 1967 से, 1962 से, 1969 से या 1971 से। ऑप्शन नंबर डी 1971। और आपको पता होगा दोस्तों जब आप बात करते हो राज्यसभा सीटों का आवंटन, है ना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, है ना, कि प्रत्येक राज्य के लिए जो राज्यसभा में सीट आवंटित की गई है उनकी आधार भी 1971 की भारत की जनगणना को माना गया है ना। अब ये जो प्रश्न है इसको अच्छे से देखो। इस प्रश्न को जब आप देखोगे तो इसमें है कि 543 जो सीट है ना ये कब से हैं, तो ऑप्शन देखने से तो इसका राइट आंसर है 1971, लेकिन 1977 से 543 सीटों का चुनाव होना प्रारंभ हुआ है। क्लियर है दोस्तों। लेकिन जनगणना कौन सी है? जनगणना का जो आधार माना है वो माना है 1971 के वर्ष को, और वर्तमान में इसी जनगणना के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, इसके गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 326। चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखोगे भारतीय संविधान का
अनुच्छेद 16(4) है ना। अनुच्छेद 16(4) में वर्णन मिलता है कि अगर कोई भी ऐसा वर्ग है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर या जिस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है लोक नियोजन में, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह एक आयोग का गठन कर सकता है। और इसी शक्ति का सबसे पहले प्रयोग करेंगे राष्ट्रपति जी 1953 में, और एक आयोग का गठन होगा काका कालेलकर। कौन सा? काका कालेलकर। इसके बाद में 1979 में एक आयोग का गठन होगा मोरारजी देसाई जी की सरकार में, बीपी मंडल। कौन सा है? बीपी मंडल, जो 1980 से काम करना प्रारंभ करेगा, जिसको मंडल आयोग की बोलते हैं, है ना। इन आयोगों का गठन राष्ट्रपति ने आर्टिकल 340 की शक्ति में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया है। तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान करेगा अनुच्छेद 340 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए। अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 340 क्लियर है। 324 की बात करें तो निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 में जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो वर्तमान में 18 वर्ष है, पहले हुआ करती थी 21, और 61 संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। प्रश्न में जितने भी तथ्य आ रहे हैं उनसे संबंधित भी डिटेल्स में डिस्कस किया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। बहुत अच्छे प्रश्नों को लेकर मैं प्रतिदिन ऐसे ही आ रहा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत अच्छा सुमेलित कीजिए। आजकल एग्जामों में इसी तरह के प्रश्नों का ट्रेंड है ना। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक साइड दे रखे हैं टीपीएसपी और एक साइड में है उनसे संबंधित आर्टिकल्स। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, वन एवं जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा और ग्राम पंचायतों का गठन मिलान करना है। ऑप्शन आपके सामने है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के, और ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। मिलान करें। ऑप्शन नंबर 1 का सी, ए और बी ये तो गलत, सी और डी में है। ऑप्शन नंबर 1 का सी, तो 1 का सी यहां पर भी है, 1 का सी यहां पर भी है। ऑप्शन नंबर 2 जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण, 2 का मिलान करना है डी से, दोनों में है। अगला है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, मिलान करना है तीसरे का वी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले का सी से मिलान करेंगे, दूसरे का डी से, तीसरे का बी से, और चौथे का मिलान करेंगे दोस्तों ए से। क्लियर है। तो देखो नागरिकों के लिए जो समान नागरिक संहिता है, एक सिविल कोड और समान नागरिक संहिता करने वाला भारत का राज्य है गोवा एकमात्र अब तक। और आपको पता होगा कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में वर्णित है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 और 48A में है। और बात करें ग्राम पंचायतों के गठन की, तो ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 93वां संविधान संशोधन। देखिए ग्राम पंचायतों को या पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर 1 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है भारतीय संविधान की अनुसूची 11 है। कौन सी? भारतीय संविधान की अनुसूची 11 है, जिसमें कितने 29 विषय अपनी जो
स्थानीय प्रशासन की या ग्रामीण स्वशासन की इकाइयां हैं उनको प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 74वें संविधान संशोधन की बात करें, नगरीय प्रशासन संबंधी प्रावधान मिलेंगे और इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक अनुसूची जोड़ी जाएगी, अनुसूची 12। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपको पता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में और आर्टिकल 45 भी वर्णन करता है। 93 संविधान संशोधन होगा आर्टिकल 15 का 5, जिसमें उच्च शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा, सरकारी विद्यालयों में चल रही MDM मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46 और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 47। बताएं, चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखें और बताएं कि कौन सा सही है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 47। कौन सा है? अनुच्छेद 47 सरकारी विद्यालयों में MDM मध्याह्न भोजन अवकाश, जिसमें आप देखते हो पोषाहार या जीवन स्तर में सुधार, क्या है? जीवन स्तर में सुधार, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना आदि का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में। 44 की बात कर लें साथ में, क्योंकि ऑप्शन आया है। नागरिक संहिता, क्या है? समान नागरिक संहिता, है ना। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में है, DPSP में। अनुच्छेद 46 में SC ST वे जो दुर्बल वर्ग हैं हमारे, उनके लिए शिक्षा व आर्थिक संबंधी जो प्रावधानों का वर्णन है, संरक्षण प्रदान है, वो है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारी MDM है चल रही है बालकों के लिए, जिसमें भोजन जिनका प्रत्येक दिन अलग अलग मेनू होता है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में है। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सेकेंड ग्रेड 2022 में पूछा भी गया था। किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर बी प्रद्युमन सिंह, ऑप्शन नंबर सी भैरव सिंह जी शेखावत और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वसुंधरा राजे सिंधिया जी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया। और हाल ही में आपको पता होगा 16 जुलाई 2024 को वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार है। किसकी सरकार है राजस्थान में? भजनलाल शर्मा जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और वित्त मंत्री हैं कौन? वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी ने 2024 को बजट प्रस्तुत किया है और इसमें एक बात की है उन्होंने ग्रीन बजट की कि अगले वर्ष से हम प्रति वर्ष ग्रीन बजट लेकर आएंगे अलग से, ऐसा प्रावधान किया है अभी हाल ही के बजट में जो 16 जुलाई 2024 को आ चुका है। जिससे संबंधित वीडियो हमने हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसको आप देख सकते हैं। और दोस्तों राजस्थान बजट 2024-25 से संबंधित MCQ जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको लेकर मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, तो वो भी वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी बहुत जल्द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विषय में वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43 और ऑप्शन नंबर डी है
अनुच्छेद 41। तो बताएं दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 इसका राइट आंसर होगा। साथ में बात कर लें दोस्तों अनुच्छेद 48 की, तो 48 दोस्तों कृषि व पशुपालन से संबंधित है, जिसमें वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा भी है 48 ए में। किसमें? 48 ए, 48 ए, है ना। और बात करें अनुच्छेद 43 की, तो अनुच्छेद 43 में है कर्मकार अर्थात जो भी हमारे मजदूर हैं उनके निर्वाह योग्य मजदूरी, है ना, निर्वाह योग्य मजदूरी अर्थात न्यूनतम मजदूरी की बात करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43। बात करें 41, तो कुछ दशाओं में, है ना, कुछ दशाओं में आपको काम, है ना, शिक्षा व लोक सहायता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित हैं। क्लियर है दोस्तों? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा कि अनुच्छेद 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? अच्छा प्रश्न है ना। नहीं है अर्थात 3 है, 1 नहीं है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, जीवन जीने का अधिकार और ग्राम पंचायतों का गठन। चारों प्रश्नों को अच्छे से देखें। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। जीवन जीने का अधिकार अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णन है। तो अच्छे से देखें कौन सा हो जाएगा, शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जीवन जीने का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अर्थात मौलिक अधिकारों की श्रेणी में है, नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुपालन मुख्यतः निर्भर करता है। एक अच्छा प्रश्न बनता है। देखो आर्टिकल्स तो आपको याद रह सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की जो थ्योरी है ना, जब मैं डिटेल में क्लास लेकर आऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा, वो भी आपको होनी चाहिए। एक्चुअल में जो डीपीएसपी है ना, इसमें क्या मिलता है, संविधान निर्माता थे, उन्होंने डीपीएसपी को जब शामिल किया है भारतीय संविधान में, तो उनके उद्देश्य क्या क्या थे, वो सारी चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। चलते हैं ऑप्शन नंबर ए न्यायालय पर। किसकी क्या पर निर्भर है? न्यायालय पर, संसद पर, सरकार के पास संसाधन पर या जन सहयोग पर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो डीपीएसपी है ना, ये डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है? बाध्यकारी। जैसे आप पढ़ते हो मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं, वैध हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हो। इस तरह के प्रावधान डीपीएसपी के उल्लंघन पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये राज्यों की इच्छाओं पर डिपेंड करता है, अर्थात सरकारों के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से सिद्धांतों की झलक देखने को मिलती है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी उदार बौद्धिक सिद्धांत, ऑप्शन सी गांधीवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जब आप देखोगे डीपीएसपी, उन सब में इन तीनों के तीनों सिद्धांतों की झलक देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता। सही है क्या? बिल्कुल सही है। फिर भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, बहुत अच्छा प्रश्न है ना। देखिए बार बार आपको बताया जा रहा है डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है ना। इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।
इनको लागू करना कोई बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? ऑप्शन नंबर ये देश के प्रशासन के आधार हैं। ऑप्शन नंबर बी राज्य द्वारा लागू करना बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा लागू किए जाते हैं या मूल अधिकारों से ये उच्चतर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डीपीएसपी हमारे राज्य के, अर्थात देखो इसमें क्या है, जो हमारे नागरिक है ना, उन नागरिकों के जीवन स्तर से संबंधित, उन नागरिकों के आप देखोगे जो गांधीवादी सिद्धांत हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत हैं, एक तरह से ये राज्यों की इच्छाओं के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बात करें दोस्तों, ये नागरिकों के उत्थान के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, प्रशासन के आधार होते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व है? अब है की बात की है, प्रेस की स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, विधि के समक्ष समानता या समान नागरिक संहिता। चारों ऑप्शनों को अच्छे से देखेंगे और देखते ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सही उत्तर है। तो नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा है? देखो, बात करें प्रेस की स्वतंत्रता की, अनुच्छेद 19 में जब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आप पढ़ते हो, उनमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता भी मिलेगी। जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी आप समान हैं, अनुच्छेद 14 में वर्णित है। और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। तो तीनों के तीनों जो ऊपर के हैं ना, ये तो हैं दोस्तों मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 20 एवं 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपातकाल से संबंधित है कि जैसे ही आपातकाल लगेगा, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित नहीं होंगे। ऐसा प्रावधान पहले मूल संविधान में नहीं था, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंतः स्थापित किया गया था। और ऑप्शन नंबर डी संविधान के आरंभ से ही यह प्रावधान है। अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन होगा दोस्तों 1976 में। कब होगा? 1976 में। और यह लागू किया जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 दो में वर्णित जो मौलिक अधिकार है ना, इनको आपातकाल के दौरान, जैसे अनुच्छेद 352 है, आपातकाल का वर्णन किसमें मिलता है? एक तो अनुच्छेद 352 है जिसमें वर्णन है राष्ट्रीय आपातकाल का। किसका? राष्ट्रीय आपातकाल का। अनुच्छेद 356 है, 356 में है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल लगेगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यों में आपातकाल, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा, विफल राज्यों में आपातकाल, तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल के द्वारा अनुशंसा की जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य में आपातकाल लागू कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में है दोस्तों वित्तीय, कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल, जो अब तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ये तो हमने बात कर ली आपातकाल से संबंधित, क्योंकि प्रश्न में आपातकाल आया है। तो आपातकाल से संबंधित 3 आर्टिकल्स याद रखने हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर है। अनुच्छेद 356 है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यों में आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 360 है
वो बात करता है दोस्तों वित्तीय आपातकाल की। इसमें 2 आर्टिकल्स और आए हैं, एक है अनुच्छेद 20, है ना, अनुच्छेद 20, एक मिनट, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20, है ना। और अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णन है, जीवन जीने का अधिकार। तो पांचों के पांचों आर्टिकल्स इस प्रश्न से संबंधित आपको याद हो गए होंगे। आपातकाल 3 अनुच्छेद 352, 356 और 360, 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में है दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। ये जो 5 आर्टिकल हैं, और आपको पता है जैसे ही आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त जो भी मूल अधिकार है उनका हनन नहीं होगा। ये हमने व्यवस्था जोड़ी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है? राज्य क्षेत्र के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगी, राज्य व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मनाही नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है अपराधों के दोष से वृद्धि के संबंध में संरक्षण। तो बात हो रही है दोस्तों डीपीएसपी, है ना। ऑप्शन नंबर बी विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15 में है कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में वर्णित है। और बात करें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन की तो अनुच्छेद 48A, है ना, ये आर्टिकल है, अनुच्छेद 48A है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है? ऐसा कथन कहने वाला कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद जी, भीमराव अंबेडकर जी या कृष्णा स्वामी अय्यर जी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, उनका प्रमुख उद्देश्य ही भारत में आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा एवं आर्थिक हितों की वृद्धि का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 46 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अनुच्छेद 47। तो आप बताएं। देखो अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान है ना। अनुच्छेद 45 में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो 47 है इसमें है जीवन स्तर, पोषाहार, आंगनबाड़ी स्थापना आदि आदि, है ना, ये 47 में है। तो आर्टिकल जो 46 है उसमें है SC, ST और जो भी दुर्बल वर्ग हैं वो क्या है, उनकी शिक्षा तथा आर्थिक सम्मेलन के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा या उनके आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रावधान किया जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आर्टिकल्स तो आपको याद हो जाएंगे, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो डीपीएसपी से संबंधित कुछ अन्य जो वो है ना तथ्य, वो भी आपको याद होने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपको दिख भी रहा होगा सेकंड गेट 2022 में पूछा गया है ना। ऑप्शन नंबर ए, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वे उद्देश्य जो हमें एक व्यक्ति के रूप में अनिवार्यतः स्वीकार करने चाहिए। सरकार के लिए अनिवार्य नीतियां, वे लक्ष्य जो एक व्यक्ति के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप देखते हो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 कौन सा है, अनुच्छेद 39 यही वर्णन करता है कि राज्य की जो अनिवार्य नीतियां हैं ना सरकारों की, उनका वर्णन करता है अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरसरी नजर से एक बार हम सारे के सारे जो डीपीएसपी हैं है ना, वो है भाग 4 में। कौन से में, भाग 4 में। आर्टिकल्स की बात कर लें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51, इन अनुच्छेदों में आपको क्या है, डीपीएसपी का वर्णन है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है, क्या है, राज्य की परिभाषा है ना। अनुच्छेद 37 की बात करें, एक मिनट, अनुच्छेद 37 में है अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण में वृद्धि, और लोक कल्याण में वृद्धि के लिए सरकार प्रयास करेगी, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगी। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में है। बात करें अनुच्छेद 39 की, तो इसमें है सरकार या राज्य की अनुकरणीय नीतियां, क्या है, सरकार या राज्य की अनुकरणीय नीतियां। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, क्या है, अनुच्छेद 40 में वर्णन है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 41 की अगर मैं बात करूं, कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 41 में है, इसमें है कुछ दशाओं में काम है, और क्या है, शिक्षा है, और काम है, शिक्षा है, और है लोक सहायता, क्या है, लोक सहायता पाने का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 42 की। 36 से लेकर 41 हमारे आर्टिकल्स हो चुके हैं, और अनुच्छेद 42 में है कुछ दशाओं में न्याय संगत, क्या है, कुछ दशाओं में न्याय संगत मानव उचित दशाएं, क्या है, मानवोचित दशाओं के संबंध में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 43 में है दोस्तों कर्मकारों या मजदूरों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। यह बात करता है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43।
अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है ना। अनुच्छेद 45 में है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है ना। अनुच्छेद 45 में है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 SC ST और जितने भी भारत के दुर्बल वर्ग हैं उनके लिए, दुर्लभ वर्ग के लिए शिक्षा व आर्थिक संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में जैसे आपने देखा MDM पोषाहार, जीवन स्तर को सुधारना है ना, जीवन स्तर को सुधारना है ना। जैसे आप देख सकते हो इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना है ना, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना का भी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में कृषि व पशुपालन है ना, कृषि व पशुपालन। जैसे आप देखोगे है दुधारू जो जानवर हैं हमारे, उनकी आप गौ हत्या पर प्रतिबंध आप पर लगेगा अनुच्छेद 48 के तहत। और इसमें है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। क्या है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में है। बात करें अनुच्छेद 49 की तो दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से, एक मिनट, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो आपको मिलते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।